के दांत। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो बिहार बोर्ड मैट्रिक के कक्षा 10 के गोधूली भाग 2 के दूसरे पाठ 20 के दांत कहानी के सारांश पर आधारित है। तो इस पाठ के लेखक नलिन विलोचन शर्मा है। अगर आप नलिन विलोचन शर्मा के जीवनी को जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करें, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। काली चमकती हुई स्ट्रीमल इंड जैसे कोयल घोंसले में कि कब उड़ जाए। सेन साहब को इस कार पर नाज है। बिल्कुल नई मॉडल 7,500 में आई है। काला रंग, चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो। कहीं पर अगर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और शोफर की शामत ही समझो। मीम साहब की हमेशा निगरानी रहती है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास भटकने न पाए। सेन साहब के पास 5 लड़कियां हैं, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली तथा आरती। लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती है कि सोसाइटी की तारिकाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहे तो सीख ले, पर उन्हें खिलखिला कर किलकारी मारते हुए किसी ने नहीं सुना। पड़ोसी के घर अगर लड़कियां कुछ तोड़ती है तो लोग कहते हैं कि सेन साहब की लड़कियों से कुछ सीखो, क्योंकि वो कभी किसी चीज को नहीं तोड़ती। पर इन सभी मामलों में अपवाद उनका एक बेटा है जो बहुत शरारती है। उसका नाम खोखा या कासू है। खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। यह नहीं कि मिसेज सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हो, और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते। सेन साहब का कहना है कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है। अभी से उसमें उसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसे ही दी जा रही है। बात यह है कि खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते भड़कीले ड्राइविंग रूम में बैठते हैं और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है कि उसका लड़का क्या करेगा। तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूर संदेशी के साथ फरमाते हैं कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेन करेंगे। करेंगे क्या, कर रहे हैं। आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है। वह तो उसे अपनी तरह बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है। लोग कहते हैं उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो, लेकिन मैंने अभी यही इंतजाम किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 1-2 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट किया करे। इससे बच्चे की अंगुलियां अभी से औजार से वाकिफ हो जाएंगी। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते। एक दिन का वाकया है कि ड्राइविंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गप्पे सप्पे कर रहे थे। उनमें से एक साहब साधारण हैसियत के अखबार नवीस थे और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी होते थे। साथ में उनका लड़का भी था, जो था तो खोखा से भी छोटा, पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। और वे बातें दोहराकर थकते नहीं थे। पत्रकार महोदय चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि वह जेंटिलमैन जरूर बने, और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आजादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रच्छन्न व्यंग पर ईंट कर रह गए।
तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे तो उनके मित्र ने भी जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर आए। सेन साहब का शोफर एक औरत से उलझ रहा था। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी क्योंकि बच्चा बार बार शोफर की ओर झपट रहा था। सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। शोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था। गाड़ी गंदी हो जाती, मैंने मना किया तो लगा कहने जा जा, तो मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया। इस पर मुझको मारने दौड़ा। अब उसकी माँ भी आकर खामखा मुझसे उलझ रही है। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी लेकिन सेन साहब के सटे होठों को देखकर चुप रह गए। सेन साहब ने बड़े ही कठोर शब्दों में कहा, मदन की माँ, मदन को ले जाओ यहाँ से और देखना वह फिर इसी हरकत ना करे। मदन की माँ अपने बच्चों के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था और वह गिर पड़ा था, लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई। तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई? ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज सुनकर सेन साहब लपके, शोफर भी दौड़ा और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले। सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया है। सेन साहब ने अपने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, बड़ा शरारती हो गया कासू, मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। उसके कॉल पुर्जों में इसकी अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर है क्या। सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले। तब सेन साहब ने देखा कि टायर बिल्कुल बैठ गया था, शायद पंक्चर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़ गए और कुछ झिझकते हुए बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि कासू ने हवा निकाल दी हो। ड्राइवर, जरा दूसरे चक्के को भी देख लो और पंप ले आकर हवा भर दो, और हाँ, कुर्सियाँ लॉन में लगा दो, तब तक हम वहाँ बैठते हैं। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरे ओर के पिछले चक्के की भी हवा निकली हुई है। काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, शोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी और वे पत्रकार महोदय के साथ घर से निकल पड़े। सेन साहब और मिस्टर सिंह कुर्सियों पर बैठकर बातें करने लगे। तब तक ड्राइवर ने गाड़ी को ठीक कर दिया। मिस्टर सिंह अपने घर चले गए जबकि सेन साहब अपने ऑफिस पहुंचे और गिरधर को बुलाया और लगे डांटने। तुम अपने बेटे को क्यों नहीं समझाते हो? ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे और चोर और डाकू बनते हैं। गिरधर चुपचाप खड़ा रहा। गिरधर घर आकर मदन को बहुत पीटा। सेन साहब मदन की चिल्लाहट सुनकर बहुत खुश हो रहे थे। सेन साहब के पत्नी को नींद नहीं आ रही थी। उसने भी अपना गुस्सा गिराते हुए कहा, कम वक्त कैसा कोई की तरह चिल्ला रहा है, भिकमंगा कहीं का, होका की बराबरी करता फिरता है। लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढब मामला हो गया। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के आहते की बगल वाली गली में जा निकला। वहां धूल से मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। हंस कौवों की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया, लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रौब के साथ मदन से कहा, हमको लट्टू दे दो, हम भी खेलेगा। उसने छूटते ही जवाब दिया, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया लट्टू खेलने वाला है भी लट्टू तेरे, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ। कासू तैस में आ गया। वह इसी उम्र में नौकर पर अपनी बहनों पर हाथ चला देता था और क्या मजाल कि उसे कोई कुछ कर दे। उसने आओ देखा न ताओ मदन को एक हुस्सा रसीद कर दिया। चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कम मानने वाला था। वह झट कासू पर टूट पड़ा। दूसरे लड़के जरा हटकर इस द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगे, लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की
बंगले के पीले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। अहाते में यही लड़ाई हुई रहती तो कासू शेर हो जाता। वहां से तो 1 मिनट बाद ही वह रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेकिन बच्चों को इतनी कहाँ अक्ल। उन्होंने न तो अपने लीडर की मदद की, न अपने माता पिता के मालिक के लाडले की ही। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमते हुए तितर बितर हो गए। मदन घर नहीं लौटा, लेकिन जाता ही कहाँ। 8-9 बजे तक इधर उधर मारा मारा फिरता रहा। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी। डर था तो यही कि आज मार और दिनों से भी बुरी होगी। लेकिन उपाय ही क्या था। वह पहले रसोई घर में घुसा। माँ नहीं थी। बगल के सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज आ रही थी। उसने इत्मीनान के साथ भरपेट खाना खाया। फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि उसके बाबू गरज तरज नहीं रहे थे। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिससे वह ठीक से सुन नहीं सका, तो उसके बाबू ने झाल कर कहा, अरे भाई बतलाओ तो। साहब ने सिर्फ यही कहा, आज से तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी। उसकी सजा की तजवीज होती रहती तो सुनने की कोशिश भी करता। वह दबे पांव बरामदे में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से लग गया। लोटे की ठन ठन की आवाज सुनकर गिरधर बाहर निकला। मदन की अम्मा भी उसके साथ थी। मदन चौंक कर घुमा और मार खाने की तैयारी में छाती को अपने हाथों से बांधकर खड़ा हो गया। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पीटता था। बहुत पीटने पर रोता भी था, मगर बहादुरी के साथ। गिरधर निसहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन ने अपने दांत भींच लिए। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया था कि अचानक वह ठिठक गया। उसके चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया। उसने लपक कर मदन को दोनों हाथों से उठा लिया। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था। उसे याद नहीं उसके पिता ने कब उसे इस तरह प्यार किया था। अगर कभी किया था तो गिरधर उसी बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर ही मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो बेखोखा के 2-2 दांत तोड़ डाले। और यहीं पे ये कहानी समाप्त हो जाती है। तो अब बारी है इस पाठ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। तो आज का हमारा इस पाठ से क्वेश्चन है कि कमबख्त कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का। यह कथन किसका है? सेन साहब का, गिरधर का, मदन की माँ का, सेन साहब की पत्नी का। आप इसके आंसर को नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें तथा साथ ही हमारे YouTube चैनल BBM क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोज़ मिलती